हमारे संविधान की सबसे बड़ी खास बात यही है कि इसमें अधिकार और कर्तव्यों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है, जो शायद ही दुनिया की किसी अन्य संविधान में देखने को मिले। नागरिक के जीवन में इन्हीं दोनों का तालमेल देश को बुलंदियों तक लेकर जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास के उस महान व्यक्ति की बात करेंगे जो शायद इतिहास के पन्नों के तले दब से गए हैं, इतिहासकारों ने जिन्हें लगभग विलुप्त सा कर दिया है। आज हम उस महान व्यक्ति BN राव यानी बेनेगल नरसिम्हा राव के ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा भी था कि यह क्रेडिट जो मुझे दिया जा रहा है वाकई में मुझसे ताल्लुक नहीं रखता, इसका एक हिस्सा सर BN राव को जाता है। आइए दोस्तों, इस महान व्यक्ति के बारे में आरंभ से कुछ जानें। अर्ली लाइफ। राव का जन्म 26 फरवरी 1887 को सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिताजी राघवेंद्र राव एक प्रसिद्ध चिकित्सक रहे हैं। राव ने कैनरा हाई स्कूल मैंगलोर से स्नातक किया। पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी के छात्रों की सूची में वे शीर्ष पर थे। इसी बात से पता लगता है कि वे एक शार्प और नॉलेजेबल पर्सन थे। 1905 में उन्होंने इंग्लिश, फिजिक्स और संस्कृत में ट्रिपल फर्स्ट डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1906 में मैथमेटिक्स में अतिरिक्त प्रथम स्थान प्राप्त किया। 1906 में ही राव ग्रेजुएशन में स्कॉलरशिप लेकर ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज इंग्लैंड चले गए। BN राव प्रशासनिक अधिकारी के रूप में 1909 में BN राव ने सिविल सर्विस एग्जाम क्वालिफाई किया और ICS अधिकारी बनकर भारत लौटे। BN राव के एक भाई बेनेगल शिवा राव भी एक जाने माने जर्नलिस्ट थे, जो कि प्रथम लोकसभा में सांसद भी रहे हैं, और उनके दूसरे भाई बेनेगल रामाराव भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे गवर्नर नियुक्त हुए थे। शुरुआत में BN राव पूर्वी बंगाल के कई जिलों में एज ए जज अपॉइंट रहे थे। उसके बाद उन्होंने असम सरकार के लिए अलग अलग पदों पर काम भी किया। 1928-29 में उन्होंने साइमन कमीशन के दौरे के लिए वित्तीय मदद का मेमोरेंडा भी तैयार किया था। राव फिर से इंग्लैंड में 2 वर्षों तक रहे। भारत आते ही BN राव को 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए रिफॉर्म ऑफिस में नियुक्त किया गया। BN राव 5 वर्षों तक कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं। BN राव ने लंदन की संसद से लेकर देश के निचले स्तर पर तानिया तक की एक कानूनी प्रक्रिया का अध्ययन कर लिया था। राव को रेलवे कर्मचारियों के भत्ते संबंधी नियम और हिंदू लॉ के प्रोजेक्ट्स भी सौंपे गए थे। 1944 में BN राव इंडियन सिविल सर्विस से रिटायर्ड होते हैं और इसी वक्त विद्वान BN राव को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। आखिर एक सिविल अधिकारी एक दरबार में कब तक काम करते, इसलिए अगले ही वर्ष उन्होंने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद राव ब्रिटिश सरकार के रिफॉर्म ऑफिस और गवर्नर जनरल वेवेल के कार्यालय में सचिव के रूप में काम करते रहे और उसके बाद BN राव को एक ऐसा पद सौंपा जाता है जिसके ना होने से आज मुझे, आपको या किसी अन्य नागरिक को इतने अधिकार, इतनी स्वतंत्रताएं, इतने कर्तव्य मिल पाते। वो पद था संवैधानिक सलाहकार का पद। इसी पद के द्वारा संविधान को साफ, स्पष्ट और मार्गदर्शक का रूप दिया गया। संवैधानिक सलाहकार का कार्य उन्हें 1946 को सौंपा गया था। BN राव ने सच्चिदानंद सिन्हा के साथ अपने अथक प्रयास से भारतीय संविधान का प्रथम ड्राफ्ट तैयार किया था। और आपको बता दें कि BN राव ने ड्राफ्ट तैयार करने से पहले 22 देशों की यात्रा कर वहां के नीति निर्माताओं, जजों और राजनीतिज्ञों से उनके संविधानों का पूरी तरह से अध्ययन कर लिया था। इसके बाद ही उन्होंने मूल अधिकार, नीति के निदेशक तत्व और संसदीय व्यवस्था से संबंधित तथ्यों को एकत्रित किया था। और आज इस बात का भी पता चलता है कि विदेशी संविधानों का सर्वप्रथम अध्ययन BN राव ने ही किया था। हम बात तो करते हैं कि हमारे देश का संविधान दुनिया के संविधानों के अध्ययन के बाद हुआ, मगर यह केवल और केवल BN राव की बदौलत ही संभव हुआ। राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया, जबकि पुनः संशोधित प्रारूप 21 फरवरी 1948 को आरंभ हुआ। राव के ड्राफ्ट में कुल 243 आर्टिकल्स और 8 सेक्शंस थे, जिनको आधार बनाकर ड्राफ्टिंग कमेटी ने
315 आर्टिकल्स तक पहुंचा दिया। इसके बाद संविधान सभा में बहस और 2473 संशोधनों के बाद आर्टिकल्स की संख्या 395 तक जा पहुंची। हालांकि सेक्शंस तब भी 8 ही थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी राव की बेहद तारीफ की थी। BN राव यदि संवैधानिक सलाहकार नहीं बनाए जाते तो संभवतः उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता। और आपको बता दें कि भारत जिस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए वर्षों से हाथ पैर मार रहा है, जून 1951 में BN राव खुद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं। शायद इससे बड़ी और क्या बात होगी भारतवासियों के लिए। और उस वक्त BN राव ने कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय फैसले भी लिए। राव को उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल पद के लिए सबसे योग्य माना गया था। भारत सरकार के कहने पर हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चुनाव लड़े और 1952-53 तक जज की भूमिका निभाई। BN राव ने भारत के साथ साथ बर्मा यानी कि आधुनिक म्यांमार सरकार के कहने पर उनके देश के संविधान का भी ड्राफ्ट तैयार किया था। और अंत में 30 नवंबर 1953 में स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में इस महान व्यक्ति का 66 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। दोस्तों, BN राव ने संविधान का प्रथम ड्राफ्ट तैयार कर करोड़ों भारतीयों के जीवन को उम्मीद की एक नई दिशा दिखाई। हस्तलिखित मूल संविधान को दिल्ली के कातिब और कैलियोग्राफिस्ट प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखा और प्रत्येक पन्ने पर अपने हस्ताक्षर तक किए थे। और आपको बता दें कि हमारे संविधान का जो आज तक भी विश्व का सबसे बड़ा संविधान बना हुआ है, उसकी मूल कॉपी अंग्रेजी में है, न कि हिंदी में। हालांकि हिंदी में इसका बाद में अनुवाद किया गया था। दोस्तों, इस प्रकार शायद आप बखूबी ढंग से सर BN राव के अनुकरणीय, अविश्वसनीय और अनूठे योगदान के बारे में जान गए होंगे। अतः आधुनिक भारत के नव निर्माण में किसी एक व्यक्ति का नहीं, अपितु सर बेनेगल नरसिम्हा राव जैसे न जाने कितनों ने अपना अनूठा योगदान दिया था। अगर कभी टाइम मिला तो उनके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि 1 दिसंबर 1953 को देश के श्रेष्ठतम अखबारों में से एक इंडियन एक्सप्रेस ने BN राव की मौत की खबर सुनकर खबर छापी थी। और इस अखबार में BN राव को आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का निर्माता कहा था। और उसी वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी संसद में सर BN राव को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें भारत के संविधान का निर्माता कहा था। दोस्तों, हम आगे भी आपके लिए इसी प्रकार की प्रेरणा से भरी वास्तविक तथ्यात्मक जानकारी जुटाते रहेंगे। धन्यवाद।